कहते हैं कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज होते हैं जो वक्त के साथ और भी गहरे हो जाते हैं। कभी कभी पूरा का पूरा सिस्टम देश को नुकसान पहुंचाने वाला एजेंडा चलाने लगता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एक कुख्यात एनकाउंटर केस। ये कहानी है एक मासूम दिखने वाली लड़की की, जिसकी जिंदगी और मौत दोनों ही सवालों में उलझी हुई है। आज हम आपको इशरत जहां एनकाउंटर केस की पूरी कहानी बताएंगे। सच और झूठ के बीच की ये जंग आपके दिमाग में एक सवाल जरूर छोड़ देगी। क्या वाकई इशरत आतंकवादी थी या फिर वो एक मासूम लड़की थी? नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। इशरत जहां का जन्म बिहार के एक परिवार में 1985 को हुआ था। अपने 7 भाई बहनों में इशरत दूसरे नंबर पर थी। इशरत मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज से बीएससी की स्टूडेंट थी। इशरत के पिता मोहम्मद शमीम कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे और उसकी मां मेडिकल पैकेजिंग कंपनी में काम करती थी। वह मुंबई के एक मुस्लिम बहुल इलाके मुब्रा में अपने परिवार के साथ रहती थी। 2002 में इशरत जहां के पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद उसकी केरल के रहने वाले जावेद शेख से मुलाकात हुई और वह उसकी सेक्रेटरी बन गई ताकि घर चलाने में मदद मिल सके। जावेद का संबंध लश्कर-ए-तैयबा से आतंकवादी मुजमिल भट्ट से था और उसी के कमांड पर नरेंद्र मोदी पर हमले की तैयारी थी, और यह माना गया कि इशरत उसके साथ इस काम में शामिल थी। इशरत के परिवार वालों के मुताबिक इशरत की जावेद के साथ मुलाकात एनकाउंटर से 2 महीने पहले हुई थी। उसने इशरत को नौकरी दी और फिर अपने साथ नासिक, बेंगलोर और लखनऊ ले गया। काम के सिलसिले में दोनों टूर पर भी जाते थे। 11 जून 2004 को इशरत अपने घर से जावेद के साथ नासिक जाने की बात कहकर निकली थी। उसने फ़ोन पर अपनी मां को बताया कि वो बस स्टॉप पर है। कुछ देर बाद दूसरा कॉल करती है और शायद ये उसका आखिरी कॉल था। उसने घबराई आवाज़ में कहा कि जावेद के साथ कुछ अजीब लोग हैं जिससे उसे डर लग रहा है। इसके बाद उसकी अपने घर पर कोई बातचीत नहीं हो पाती है। 15 जून 2004 की सुबह गुजरात पुलिस के कुछ विशेष अधिकारी अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक कार को रोकते हैं। कुछ ही मिनटों में गोलियों की बरसात होती है और पुलिस और एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन में 4 लोगों को मार गिराया। कार में जो 4 लोग थे उनमें इशरत जहां, जावेद शेख, अमजद अली राणा, जिसान जौहर शामिल था। पुलिस का दावा था कि ये चारों लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी थे और गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जान से मारने के लिए लश्कर ने इन्हें भेजा था, जिसकी भनक पुलिस को पहले ही लग गई और फिर मिशन को नाकामयाब कर दिया गया। लेकिन इशरत और जावेद के परिवार वालों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया और न्याय की मांग की। इस घटना ने राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी मचा दी और राजनीतिक दल भी इसमें कूद पड़े। पुलिस की कार्रवाई के बाद इशरत की बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। वहीं पाकिस्तानी आतंकी राणा और अमजद का संस्कार पुलिस द्वारा ही किया जाता है। मुंबई के उस इलाके में जहां इशरत रहती थी, वहां जब उसकी शव यात्रा निकाली तो उसमें करीब 10,000 लोग शरीक हुए, जिसकी अगुवाई समाजवादी पार्टी का नेता अब्बू आजमी कर रहा था। इस दौरान उन्होंने इसे हत्या बताते हुए मामले की जांच सीबीआई से कराने की बात कही। लाहौर से छपने वाले गजवा टाइम्स, जिसे आतंकी संगठन लश्कर का मुखपत्र कहा जाता है, ने भी कहा कि इशरत लश्कर के लिए काम कर रही थी। इसमें कहा गया कि इशरत को जन्नत नसीब हुई और उस वक्त वो अपने पति के साथ
मिशन पर थी। गजमा ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि गुजरात पुलिस ने इशरत का बुर्का हटा दिया और उसे दूसरे मुजाहिदीनों की लाश के पास लिटा दिया गया। हालांकि भारत में इस बयान को लेकर कई तरह की बहस हुई। तमाम सेकुलर नेता और बुद्धिजीवी इसे लेकर आपस में भिड़ गए। इस दौरान इशरत जहां के लिए राजनेता और सेकुलर ब्रिगेड आंसू बहा रहे थे, उसे अपनी बेटी बता रहे थे। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया, मीडिया और जांच एजेंसियों ने इस एनकाउंटर की जांच शुरू की। यह मामला कोर्ट में गया, जहां मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसपी तमांग को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया। 5 साल बाद 7 सितंबर 2009 को तमांग ने अपनी 243 पन्नों की रिपोर्ट जमा की, जिसमें उन्होंने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और कहा कि पुलिस ने इशरत और बाकी लोगों को 14 जून नहीं बल्कि इससे पहले ही उठा लिया था। उन्हें हिरासत में गोली मारी गई। रिपोर्ट में चारों का लश्कर से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होने का दावा किया गया था। इस रिपोर्ट पर गुजरात सरकार ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने तमाम की रिपोर्ट पर स्टे लगा दिया। इसके बाद हाई कोर्ट की निगरानी में एसआईटी बनी। 21 नवंबर 2011 को ECSIT ने भी एनकाउंटर को फर्जी करार दिया और इसमें 20 लोग शामिल थे। कई पुलिस अधिकारियों पर सवाल खड़े हुए। SIT प्रमुख राजीव रंजन की जांच रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल लोगों के खिलाफ नई FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इन पर धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया। दिसंबर 2011 को गुजरात हाई कोर्ट ने इशरत जहां एनकाउंटर केस की जांच का जिम्मा CBI को सौंप दिया। CBI ने मामले की बारीकी से जांच की तो उसमें कुछ ऐसे सवाल सामने आए जो चौंका देने वाले थे। गवाहों ने कहा कि इशरत और बाकी लोगों को पहले से हिरासत में रखा गया था। CBI ने अपनी जांच के दौरान भी एनकाउंटर को फर्जी पाया और जांच शीट में बताया कि इशरत जहां और जावेद को गुजरात के आनंद डिस्ट्रिक्ट से उठा लिया गया था और उन्हें अहमदाबाद के बाहरी इलाके में हिरासत में रखा गया था। बंजारा के नेतृत्व में पूरी प्लानिंग होती है। 15 जून की सुबह इन्हें बाहर निकाला जाता है। एक सुनसान जगह पर ले जाकर इस घटना को अंजाम देते हैं। 14 फरवरी 2013 CBI ने IPS ऑफिसर GL सिंगल को गिरफ्तार किया और कई पुलिस वाले भी गिरफ्तार किए गए। 23 फरवरी 2013 को CBI ने 2 और पुलिस अफसर JG परमार और तरुण बारोत को भी गिरफ्तार किया। लेकिन मामले की गहराई में जाने पर CBI भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई और कई आरोपी पुलिस वालों को जमानत मिल गई। 4 जून 2013 को CBI ने एनकाउंटर केस में IPS DG बंजारा को गिरफ्तार किया। उनकी अगुवाई में ही एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था। जून 2013 में इंडिया टुडे की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि IB चीफ आसिफ इब्राहिम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री के दफ्तर को बताया था कि उनके पास इशरत के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं जो नरेंद्र मोदी और आडवाणी की हत्या की साजिश में शामिल थी। मुंबई की स्पेशल कोर्ट में डेविड हेडली ने इशरत को लश्कर का आतंकवादी बताया था और वो कश्मीरी आतंकवादी मुजमिल भट्ट को रिपोर्ट करती थी, लेकिन बाद में अपने बयान से हेडली पलट गया। 13 जून 2013 को एनकाउंटर की जांच को लेकर IB में चल रही तनातनी के बीच CBI ने IPS सतीश वर्मा को जांच टीम से हटा दिया। मई 2014 को CBI ने BJP नेता अमित शाह को एनकाउंटर केस में क्लीन चिट दे दी। इशरत जहां मामले में 5 फरवरी 2015 को विशेष CBI कोर्ट के फैसले ने आखिरकार इन सभी आरोपों से DG बंजारा और बाकी पुलिस अधिकारियों को मुक्त कर दिया।
31 मार्च 2021 को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारी जीएल सिंघल, तरुण बोरोत और अनाजू चौधरी को भी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों ने आईवी के इनपुट के आधार पर कार्य किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आतंकवादी थी और इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। सीबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये एनकाउंटर फर्जी है, मगर सीबीआई ने यहाँ ये कहीं नहीं कहा कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। इस फैसले के बाद वह लोग बेचैन हो गए जिन्होंने इशरत के लिए पिछले 17 सालों से आंसू बहाए थे। देश के कथित बुद्धिजीवी, सेकुलर नेता और पत्रकार इस फैसले पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि देश में खून बहाने वालों को कभी कभी नायक बना दिया जाता है। इशरत सच में आतंकवादी थी या नहीं, ये बात साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, कहानी इशरत की हो या किसी और की, ये वो देश है जहां निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकवादियों को बेकसूर ही नहीं शहीद भी बता दिया जाता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े रहें और देखते रहें सच्चाई के करीब।